कोल्हान पर हम चर्चा कर लेते हैं। कोल्हान की बहुत दिलचस्प मुकाबला है कोल्हान में, और बहुत सारी सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं, नज़रें टिकी हुई हैं, पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। सरायकेला जो सबसे हॉट सीट अभी पूरे झारखंड में बनी हुई है, इन सब के बीच में कई नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं और मुकाबला दिलचस्प सरयू राय भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पूर्वी को छोड़कर पश्चिमी में फिर से चुनावी मैदान में सरयू राय हैं। तो एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरयू राय की ही सीट पर चर्चा कर लेते हैं। बन्ना गुप्ता से उनका मुकाबला यहाँ बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा करते हैं? सरयू राय जिन्होंने रघुवर दास को पिछली बार चुनाव में हराया था, इस बार बन्ना गुप्ता के लिए कितनी मुश्किल है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जमशेदपुर पश्चिमी की, तो देखिए जमशेदपुर पश्चिमी में पिछली बार 53.92% वोट पड़े थे और इस बार वो ऑलमोस्ट 56% दिख रहा है, 55.95 है। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीजमेंट दिख रहा है यहाँ पर। और ये जब अगर 2% भी और बढ़ गया तो वो 58 के पास चला जाएगा, 5% ज्यादा। अब ये जो बढ़ा है तो मैं बहुत चौंकूंगा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि दो हाई प्रोफाइल लीडर इस बार आमने सामने हैं। पिछली बार बन्ना गुप्ता के सामने देवेंद्र नाथ सिंह थे, इस बार बन्ना गुप्ता और सरयू राय की भिड़ंत है। दोनों का प्यार सभी जानते हैं। तो और रिकॉर्ड भी जो रहा है रंजन जी, वो यहाँ सरयू राय को ही फेवर करता हुआ दिखा है। जब वो नहीं थे तो बन्ना गुप्ता तब जीते हैं। नहीं, उन्होंने सरयू राय को एक बार पराजित किया है 2009 में। 2 बार सरयू राय जीते हैं, एक बार बन्ना गुप्ता जीते हैं। स्कोर लाइन 2-1 है। अगर इसे आप फुटबॉल या हॉकी का मैच समझे तो ये 2-1 है। अब बन्ना गुप्ता 2-2 करते हैं या 3-1 से सरयू राय आगे होते हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टफ फाइट है। पिछली बार वोट परसेंटेज की बात करें तो 50.28% वोट जो है कांग्रेस के खाते में गया था और 38.55% जो है वो बीजेपी के खाते में वोट परसेंटेज आया था। तो ऐसे में जो एक लंबा जो वोट परसेंटेज का जो गैप था वो तब था मनीष, जब सरयू राय यहाँ नहीं थे। सरयू राय उस वक्त पूर्वी से लड़ रहे थे, लेकिन सरयू राय के आने से मुकाबला थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। गंगेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास हम लोग गए थे पर आवाज नहीं पहुंच पाई। गंगेश जी, कोल्हान में तमाम सीटें बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, हॉट सीट हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा नजरें तो सरायकेला पर टिकी हुई है, लेकिन सरायकेला पर हम बाद में आएंगे। पहले बात कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी की। यहाँ पर सरयू राय की दोबारा वापसी से मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। हवा जैसी कोई बात नहीं, लेकिन सरयू राय यहाँ पर किस तरह की लहर पैदा कर पाए हैं? देखिए, पिछले चुनाव से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। पिछले चुनाव में सरयू राय के बीजेपी छोड़ने से 4-5 सीटों पर असर पड़ा था। वो फैक्टर अब इस बार कहीं मिसिंग है। इसके अलावा सरयू राय खुद भी अपने आप में एक एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन है, तो उनका अपना एक ये है। तो कोल्हान क्षेत्र में इन दोनों बातों को अगर हम जोड़ दें तो थोड़ा सा एज बीजेपी को ज़रूर दिखता है, और अगर ये एज है तो ये नुकसानदायक है निश्चित रूप से मौजूदा सरकार के लिए। तो मौजूदा गठबंधन को जो सरकार में है उसके लिए कोल्हान पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि जिन जगहों पर हम पहुँचे वहाँ पर बहुत साफ दिख रहा था कि एक घबराहट थी, एक माहौल था वैसा जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनमें। ऐसा नहीं था कि बहुत निश्चिंतता थी बीजेपी के कैंडिडेट्स में या जेडीयू से इस बार सरयू राय लड़ रहे हैं उनके ये में बहुत निश्चिंतता नहीं थी, लेकिन फ़र्क बहुत साफ नज़र आता था। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन फैक्टर एक है। चंपई सोरेन फैक्टर का क्या असर पड़ेगा 1-2 सीट को हम देखेंगे उस पर, लेकिन सरयू राय का इस खेमे में आ जाना, तो वो जो नुकसान 4-5 सीटों का हुआ था पिछली बार, वो नुकसान तो कम हो गया। इसमें प्लस ये हो गया कि चंपई सोरेन भी आ गए, तो बीजेपी को उसमें फ़ायदा दिखता है। अब वो वोटर टर्नआउट के हिसाब से अगर हम देखें
तो अगर बहुत ज़्यादा फर्क उस तरह का नहीं दिखता, हालांकि कुछ एक क्षेत्र में उधर अच्छी वोटिंग हुई है, तो वो दिखता है कि कुछ बयार जैसी स्थिति नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि लोगों ने मन बदला था। पिछली बार जो सरयू राय को वोट मिला था या सरयू राय के प्रभाव वाले वोट थे, वो बीजेपी के वोट थे जो विपक्ष में गए थे। तो अगर वही वोट इस बार उनके पक्ष में चले गए, बीजेपी के पक्ष में चले गए, तो समीकरण बदल सकता है, इसका एक असर पड़ सकता है। रोमिता से, चूंकि वो खुद बिलोंग करती है जमशेदपुर से, एक छोटा सा रिमार्क्स लेंगे और फिर मुझे दीजिएगा रोमिता के साथ यहाँ से इजाज़त। सर एक्चुअली हमारा, जैसे मैं जमशेदपुर से हूँ, तो वहाँ पे जहाँ चंपई सोरेन का जो इलाका है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। एजुकेशनल को लेके भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। प्लस उनके वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत कम थी, बहुत दूर लोगों को जाना पड़ता था अस्पताल फैसिलिटी को लेके, बट अब वो वहाँ पे भी है। सरायकिला में भी वो मौजूद है और अच्छे स्तर पे है, अच्छी अस्पतालें हैं। चाहे वो आप मेडिकल इस हार्ट की बात कर लें या फिर ब्रेन सर्जरी, कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे राज्य नहीं बदल सकते आप या कुछ भी, आप वहाँ पे करवा सकते हो। प्लस वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हुई है। रोड बहुत, स्थिति बहुत ख़राब थी, सबसे ज़्यादा स्थिति वहाँ की सड़क की थी ख़राब, जो कि उन्होंने ठीक करवाई है और बहुत जल्दी उस पर काम करवाया गया है। और अब वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। पहले एक्सीडेंट की संख्या बहुत बढ़ गई थी वहाँ पे, अब वो दुर्घटना भी बहुत कम हो गई है। तो अब युवाओं को लेके अगर बात करें तो वहाँ पे कॉलेजेस भी बहुत सारे खोल दिए गए हैं। काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस हैं और मास कम्युनिकेशन की स्पेशली बहुत अच्छी कॉलेज है। तो गंगेश जी, रोमिता जी, ये समझिए, ये जो तमाम काम हुए हैं, क्रेडिट सरकार को जाएगा या चंपई को जाएगा? जनता किसे क्रेडिट देगी? सरायकिला में काफ़ी डेवलपमेंट किया और काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट किया है। रोमिता, ये जो जितने डेवलपमेंट हुए हैं, इसका क्रेडिट चंपई सोरेन को लोग देते हैं या जो प्रदेश की सरकार है उसको देते हैं? चंपई सोरेन को भी देते हैं और प्रदेश की सरकार को भी देते हैं, क्योंकि आधा उनका भी काम है और आधा उनका भी काम है। अगर हेमंत सरकार जब से आई है सत्ता में, तब से बहुत काम हुआ है, काफ़ी काम किया है उन्होंने। लड़कियों की सुरक्षा के लिए, वहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा को लेके काफ़ी अच्छा पुख्ता इंतज़ाम है। पुलिस की निगरानी 24 घंटे रहती है, लड़कियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो एक ये फैक्टर है। चलिए, बहुत साफ है। लेकिन होता क्या है कि चेहरे बदलने से लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनती है। सरकार काम करती है, चेहरे सामने होते हैं उसके। तो सामने में चंपई सोरेन थे या वहाँ के लोकल प्रतिनिधि थे, तो अगर चंपई सोरेन के रहते हुए वो सारी चीज़ें हुई हैं तो सारा क्रेडिट उनके खाते में जाएगा और उनकी बातों का ज़्यादा असर पड़ेगा। चेहरों से बहुत फ़र्क पड़ता है, चेहरे कौन से हैं, क्या हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। शुक्रिया गंगेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल्हान के नतीजे आने वाले सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और शायद इस वजह से जो बात गंगेश जी कर रहे थे रंजन जी की घबराहट दिखी, तो घबराहट क्यों ना हो, क्योंकि उनके खाते में ही तमाम सीटें थी, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन दूसरे खेमे में एनडीए के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पास सीटें नहीं थी। अब इस बार जो होगा वो प्लस होगा, पाने के लिए होगा। तो इंडी फोल्डर में घबराहट होगी। कितनी सीटें बचा सकती हैं, इस पर लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। फिलहाल पश्चिमी की बात हो गई, पूर्वी की बात कर लेते हैं। जमशेदपुर पूर्वी का जो मुकाबला रहा है, अब एक नया चेहरा सामने आया है। वहाँ की जनता रघुवर दास से अनजान नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ के बने, अब राज्यपाल उड़ीसा के हैं। उनकी बहू चुनावी मैदान में है, यंग है, बोलती हैं, पत्रकार रही हैं, तो एक फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस से अजय कुमार हैं, डॉक्टर अजय कुमार भी काफ़ी पुराने अब नेता बन चुके हैं। एक तेज तर्रार आईपीएस की उनकी छवि भी रही है। जेएलकेएम के तरुण कुमार डे भी चुनावी मैदान में है। जेएलकेएम का कितना प्रभाव इस इलाके में होगा, क्या अब चुनाव के बाद क्या समीकरण जिस पर हम चर्चा करते रहे रंजन जी कुछ अलग पड़ते हुए दिखे? देखिए, अगर जमशेदपुर पूर्वी की आप बात कीजिए तो यहाँ बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो शिवशंकर सिंह हैं और राजकुमार सिंह हैं, ये कितने वोट लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो भी वोट लेकर आएंगे वो पूर्णिमा दास साहू के खाते से ही कटने वाले हैं। तो इस पर एक नज़र होगी। हालांकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जमशेदपुर पूर्वी जो है ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है, और इतना ही नहीं, इसे अगर आप ट्रेडिशनली रघुवर दास की भी सीट कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पिछली बार को आप छोड़ दें तो रघुवर दास 1995 से लगातार जीत रहे हैं और
और उससे पहले भी जाइए तो वहाँ दीनानाथ पांडे जीतते थे। तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी का जो समीकरण है वो थोड़ा स्ट्रांग बैठता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये भी देखें कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कम है संख्या में, 6.3% के आसपास हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी को आमतौर पर आसानी होती है। लेकिन पिछली बार सरयू राय चूंकि मैदान में उतरे थे, वो भी बीजेपी के पुराने सदस्य रहे हैं, तो एक जो बीजेपी के जो वर्कर्स थे और वोटर्स थे उनके बीच एक कंफ्यूजन था। जो रघुवर दास से नाराज थे, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो वो सारी चीजें जो है वो सरयू राय के तरफ जाती चली गई। और ऐसी परिस्थिति में जो भाजपा विरोधी वोट होते हैं वो भी कांग्रेस को न जाकर सरयू राय को गई। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर गौरव वल्लभ पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ 18,976 वोट ही लेकर आ पाए थे कांग्रेस के टिकट पर। क्योंकि अगर यही कांग्रेस का बेस है तब फिर अजय कुमार के लिए तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो एंटी बीजेपी वोट था वो भी सरयू राय के पाले में ही गया था। और यही वजह है कि सरयू राय जो है लगभग 42.5% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तब भी जब रघुवर दास ने बेहतर नहीं किया तब भी उनके पास 33.5% वोट थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 9% का फर्क था। अब चूंकि सरयू राय जो है इस चुनाव में नहीं है और अब सरयू राय बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं, खुद जेडीयू के टिकट पर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। और पूर्णिमा दास साहू ने जो है मंच पर जाकर पैर भी छुआ। तो ये एक जो आप कहते हैं कि बड़े ही रणनीतिक तौर पर सारी चीजें की गई, ये पैर छूने वाला जो बात है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब सरयू राय जदयू में आगे सोची समझी अपनी रणनीति के तहत, जदयू का गठबंधन है, शायद यही सोच के वो आ गए, आपस में बातचीत हो गई, तो निश्चित तौर पे अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सीट वो छोड़ कर आए हैं वहाँ पे वो भी भाजपा यानी कि जो रघुवर दास की जो बहू है उनको वो भी साथ दे, उनको देना ही पड़ेगा, गठबंधन धर्म को निभाना पड़ेगा। ये तस्वीर देखकर थोड़ी यूपी की भी याद आ जाती है, जब डिम्पल यादव ने मायावती के पैर छुए थे और जब दोनों लोग साथ में आए थे, चुनाव साथ में लड़ रहे थे, तो मायावती के पैर उन्होंने छुए थे। और ये काफी वायरल भी हुआ था और लोग काफी 2019 का लोकसभा चुनाव था, वो उस तरह की तस्वीर सामने आ जाती है इसको देख। तो गठबंधन धर्म निभाएंगे, उन्हें निभाना पड़ेगा निश्चित तौर पे। तो जीत वहाँ भी कोई मतलब एज दिखता है पूर्णिमा दास साहू को। हालांकि अजय कुमार भी बहुत दमखम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो उनको वोट करेंगे और कुछ जो उनकी छवि रही है सुपर कॉप वाली उसका एडवांटेज भी उनको मिल सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो उनकी एक छवि बनी हुई है वो अच्छी है और इसका फायदा उन्हें 2011 के बाई इलेक्शन में मिला भी था। लेकिन रंजन जी एक और बात है कि अधिकारी जब अधिकारी के रूप में रहते हैं, जब वो अधिकारी रहते हैं, आईपीएस एसपी हो या डीएम हो, तो वो छवि अलग होती है। जब वो राजनेता बन जाते हैं अलग होता है। आप देख लीजिए अपने ही भाजपा पार्टी में देखें, कई लोगों को मौका दिया गया लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं। आप बहुत दूर मत जाइए, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस रूप में ला दिया वो खुद चुनाव तो खुद नहीं चुना पाते। ये बड़ी विडंबना है। तो मुझे लगता है चूंकि मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर, काफी एडवांस लोग पढ़े लिखे वहाँ पे हैं और पढ़े लिखे लोग हमेशा से भाजपा के लिए वोटर इंटेलिजेंसिया माना ही जाता रहा पार्टी ने, तो निश्चित तौर पे हवा। लेकिन साक्षरता में केरल सबसे आगे लेकिन राजनीति की यही विडंबना है। चलिए अब अगली सीट हॉट सीट सरायकेला की सीट जिस पर लगातार चर्चा होती रहती है। चंपई सोरेन अपनी सीट के साथ कोल्हान की कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं और ये बीजेपी के फेवर में जा सकता है। इस बार चंपई सोरेन के सामने गणेश महली को मौका दिया है जेएमएम ने। किस तरह की फाइट दिखी रंजन जी? वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर हम सरायकेला की बात करें तो यहाँ पर चंपई सोरेन है, उनके सामने गणेश महली हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जेएलके प्रत्याशी प्रेम मार्डी को भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी एक प्रभाव चुनाव में छोड़ा है। अब वो वोटों में कितना तब्दील हुआ है ये तो जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपनी एक यहाँ पर जो है वो चीज़ दिखाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सरायकेला का चुनाव है वहाँ पर अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें
तो देखिए आप इस बार जो है पिछली बार 68.18% वोट थे। इस बार कितने हैं वो मुझे एक देखना पड़ेगा कि वो बढ़ा है या उतना ही रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ के चुनाव की बात करें तो आप ये देखिएगा कि चंपाई सोरेन को करना क्या है, जो उनके अपने वोट हैं उनको इंटैक्ट करना है, क्योंकि बीजेपी का बेस यहाँ पर आप मानकर चलिए 40-42% के आसपास बिना चंपाई सोरेन के भी 41.76 था पिछली बार था। तो वो 40-42 आप उससे पहले चले जाइएगा 2014 में तो वो लगभग 45% था। देखिए सरायकेला में वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, 71.54%, यानी अगर ये बढ़ता है तो 72-73 चला जाएगा। तो अगर 71.54% है सरायकेला में तो आप मानकर चलिए कि ये दोनों ही फैक्टर हो सकता है। इस लिहाज से ये दोनों फैक्टर हो सकता है कि ये एक तो चंपाई सोरेन का इफेक्ट है, क्योंकि उनकी वजह से और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो घरों से निकलकर बाहर आए और उन्होंने वोट किया। हम यहाँ एक बात कहेंगे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए चंपाई सोरेन ने जैसे ही खेमा बदला और भाजपा में आ गए, छटपटाहट जेएमएम में दिख रही थी। आप देखिए लगातार अभी जब मैनिफेस्टो जब जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी तस्वीर को स्टैम्प साइज में लेकर चले गए, उस पर भी रिएक्शन आया जेएमएम की तरफ से। अभी 2 दिन पहले की बात है कि जब वहाँ चुनावी सभा हो रहा था तो उसमें शायद पीएम मोदी ने या फिर किसी और नेता, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन किसी ने उनको वायरल हुआ था कि चंपाई अमित शाह जी ने जिस तरीके से, हालांकि वो दुलार में प्यार में बुलाए होंगे चंपाई को, या चंपाई आओ या जाओ या जो भी हो शब्द, तो इसे भी वायरल किया। यानी जब चंपाई सोरेन के साथ और कुछ लगता है, ये नजरिया है जेएमएम का, वो उसे हाईलाइट करते हैं। इसका मतलब है कि ये दिखाना चाहते हैं कि वोटर, आप देखिए आपके जो चंपाई है उनको कितना वहाँ पर परेशानी हो रही है। लेकिन इसका अर्थ ये भी हो गया कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। चंपाई सोरेन के पूरे इतिहास को आप देखिएगा तो चंपाई सोरेन जितना डिपेंडेंट जेएमएम पे थे, जेएमएम उनसे कहीं ज़्यादा डिपेंडेंट चंपाई सोरेन पे था। सभी जगह उनके लोग हैं, मजदूर नेता भी रहे हैं, फैक्ट्री में भी उनकी पकड़ रही है, मजदूरों के पकड़, तो सभी जगह पूरे इलाके में उनकी अपनी पकड़ है, उनकी एक छवि है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अपनी छवि, व्यक्तिगत छवि बहुत मैटर करता है विधानसभा चुनाव में, जिनका फायदा होगा। दूसरी बात कि आजसू भी इस बार साथ है, जेबीएम में भी साथ है, तो अलग अलग आप जब देखेंगे तो उस इलाके में देखा गया है कि जो गैप था हार जीत का वो दोनों बढ़ गए। तो इस बार सब तो एक साथ है, तो निश्चित तौर पर उनको फायदा इस बार। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बाकी सीटों की तरफ। और उसमें सरायकेला, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी पर हमने बात कर ली है, ईचागढ़ की सीट है, जगन्नाथपुर की सीट है, चाईबासा की सीट है, इसके अलावा पोटका है और सीट है तो इन मनोहरपुर, ये सारी सीटें हैं। तो इन सीटों पर भी चंपाई सोरेन का क्या असर दिख रहा है, इन सीटों पर कैसा मुकाबला दिख रहा है, अब परसेंटेज के बाद क्या लगता है, जनता बदलाव चाहती है या पुराने पर भरोसा है? देखिए अगर आप सिंहभूम के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर आप वहाँ चले जाएं, चाहे आप एक तो सरायकेला उनकी अपनी ही सीट हो जाती है, इसके अलावा चाईबासा है, मझगांव है, जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है, खरसावां तो खैर खूंटी में आ जाता है। तो अगर आप इन सीटों पर देखें तो उनका प्रभाव दिखता है और उनका प्रभाव खरसावां सीट पर भी दिखता है। आज जमशेदपुर में भी अगर आप ईस्ट और वेस्ट को छोड़ दें तो बाकी जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर उनका प्रभाव अच्छा खासा है। चाहे आप बहरागोड़ा की बात कर लें, जुगसलाई की बात कर लें, घाटशिला से तो खुद उनके बेटे ही लड़ रहे हैं और पोटका में भी उनका एक इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। तो आप ये मानकर चलिए कि चंपाई सोरेन का प्रभाव तो पड़ा है, अब वो कितने प्रतिशत वोट अपने साथ लेकर आ रहे हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक सीट जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा वो चाईबासा की भी एक सीट है। चाईबासा की सीट पर भी एक दिलचस्प मुकाबला आपको दिखेगा। वहाँ पर दीपक बिरुआ चुनाव लड़ रहे हैं और सामने बीजेपी ने एक नया प्रत्याशी उतारा है, गीता बालमुचु को। पिछली बार जेबी तुबीद वहाँ से लड़े थे, जी हाँ, तो वो वहाँ से लड़े थे। अब देखिए यहाँ पर भी मत प्रतिशत में फर्क दिख रहा है। पिछली बार 66.69 था, अभी 68.61% आ रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये 70 के आसपास जाएगा, तो 3% बढ़ रहा है। तो अब ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि दीपक बिरुआ फिर भी सुखद स्थिति में, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ये गीता बालमुचु के लिए पहला चुनाव
चुनाव है, उन्होंने बड़ा जमकर चुनाव लड़ा है, अच्छा चुनाव लड़ा है। तो हालांकि कई बार चुनाव में उलटफेर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि दीपक बिरुआ को ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, वो लगातार यहाँ से जीत भी रहे हैं। एक फैक्टर पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, महिलाओं की सुविधा पे वो ज़्यादा जोर देते हैं, महिलाओं की बात वो ज़्यादा करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के विधानसभा कहीं पर। तो इस बार भी चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी भी अच्छे खासे संख्या में उन्होंने उतारा है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं की बेहतरी के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर विमेन कार्ड भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से, आप देखेंगे कि लोकसभा में भी सत्र में भी जो भी नेत्री रही हैं शुरू से, सुषमा स्वराज भी उनको मौका दिया जाता था बोलने के लिए, स्मृति ईरानी उनको मौका दिया जाता था बोलने के लिए। तो महिलाओं को ये आगे करते हैं और मुझे लगता है कि ये कार्ड भी वहाँ पे होता है। ये गीता पलमुचो आई, हालांकि दीपक बिरुआ मतलब 3 बार लगातार जीत चुके हैं, चौका लगाना चाहते हैं, जीतता है। जी हाँ, तो 51% के लगभग वहाँ पर इनके वोट परसेंटेज है जेएमएम के वहाँ पर, और 26,159 वोट से जीते भी थे। मार्जिन भी बड़ी थी और जेबीटी 31.41, मतलब लगभग 19% के आसपास का फर्क आ जाता है। उस गैप को पाटना आसान नहीं होता, क्योंकि कम से कम आपको 10-11% वोट उधर से निकालने होंगे। पिछली बार 32% वोट थे बीजेपी के वहाँ पर, तो अब एक बड़ा गैप तो है ही। तो आगे बढ़े और छोटानागपुर की सीटों की तरफ आते हैं, दक्षिणी और और जगन्नाथपुर सीट को नहीं भूल सकते। चलिए, वैसे तो पोटका भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, घाटशिला पोटका। अभी संथाल की बहुत सारी सीटें जो हैं वो बची हुई हैं। मनोहरपुर की सीट इंपॉर्टेंट है, जोबा मांझी जो है वो सांसद बन गई हैं, बेटे जगत मांझी लड़ रहे हैं, वो सीट इंपॉर्टेंट है। और जगन्नाथपुर सीट का तो खास महत्व है। खास महत्व इसलिए है कि गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं और कोड़ा दंपत्ति के लिए यहाँ का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी। तो ये इस लिहाज से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ का परिणाम क्या आता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सोनाराम सिंकू, जो कि कभी करीबी हुआ करते थे मधु कोड़ा के, काफ़ी जो है वो करीबी थे, और पिछली बार जब 2019 में ये जीते थे तो उन्हें टिकट जो है मधु कोड़ा की सिफारिश पर ही शायद मिला था। हालांकि उन्होंने अब कह दिया है कि भाई राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, तो ये बातें उन्होंने कह दी हैं। और कई बार ये भी सवाल आ रहे थे कि शायद सोनाराम सिंकू को टिकट न मिले, लेकिन सोनाराम सिंकू को अंततः टिकट मिला। कल्पना सोरेन उनके लिए सभा करने भी गई थी उस समय, तो सोनाराम सिंकू को टिकट मिला है और गीता कोड़ा से उनका मुकाबला हो रहा है। और यहाँ का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की ये लड़ाई है गीता कोड़ा के लिए। ये लड़ाई सोनाराम सिंकू से कम है, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। हालांकि एक यहाँ पर प्रत्याशी हैं मंगल सिंह बुबोंगा, ये जेएमएम से टिकट चाहते थे, झारखंड आंदोलनकारी हैं। और मैं जब इन्हें देख रहा था तो ये 1995 से हर चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से, हर पार्टी से लगभग ये चुनाव लड़ चुके हैं। जेएमएम से, आजसू से, जेवीएमपी से, ये लगातार चुनाव यहाँ लड़ रहे थे। और इस बार भी वो जेएमएम से चाहते थे कि उन्हें मिल जाए। यहाँ पर जेएलकेएम के भी प्रत्याशी हैं लक्ष्मी नारायण लागूरी, उनके प्रदर्शन पर भी बहुत लोगों की नजर तो है। क्या इन सब के बीच में जो बागी हैं, नाराज हैं, वो खेल बिगाड़ सकते हैं? या बागी तो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं अगर जनता उन्हें गंभीरता से लेती है और अगर उनको वोट करती है, तब तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। लेकिन इस तरह के जो सीटें हैं जो ट्राइबल बेस्ड हैं, वहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति की आबादी होती है वो ज़्यादा होती है। जगन्नाथपुर में भी लगभग 63% आदिवासी वोटर्स हैं और मुस्लिम भी 7% हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि ये जो 63% आदिवासी आबादी है उसका बंटवारा किस तरह से होता है, क्योंकि ये भी तय है कि ये एक ही तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि सारे तो आपको ट्राइबल कैंडिडेट ही होते हैं, तो उसमें वो बंटवारा तो होता है अकॉर्डिंगली। अब ये डिपेंड करता है कि कौन बड़ा चंक निकाल कर ले आता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें से कांग्रेस को जो ट्राइबल वोट में मिलेगा उसमें मुस्लिम वोटर्स ऐड ऑन हो जाएंगे, और जो गीता कोड़ा निकाल कर आएंगे उसमें गोप, महतो, प्रधान, ये सारे वोट
जो है वो ऐड ऑन होते हैं, तो बाकी ऐड ऑन होते हैं। मुख्य चीज जो है यहाँ वो 63.51% वोट ही है। मनोहरपुर की बात कर लें। हाँ चलिए, मनोहरपुर जगत मांझी और दिनेश चंद्र बोईपाई आजसू के प्रत्याशी हैं। और मनोहरपुर में अगर आप देखिए तो पिछली बार जोबा मांझी का दबदबा होगा, तो क्या लगता है कि जेएमएम कैंडिडेट के लिए आसानी होगी? देखिए, जोबा मांझी के बेटे हैं जगत मांझी, और जोबा मांझी बिल्कुल सरल सादगी वाला जीवन जीते हैं। देखिए सांसद भी वो बन गई, लेकिन बावजूद इसके उनकी कनेक्टिविटी लोगों से हमेशा बेहतर रही है। जो वो लोगों से बातचीत करती हैं और जिस तरह का उनका व्यवहार होता है, तो इस वजह से बहुत मायने रखता है, बहुत उनकी लोकप्रियता रही। हालांकि यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो कई बार चीजें लगती हैं कि क्लोज हो रही हैं, लेकिन जब से वो जेएमएम में आई हैं तो स्थिति उनकी थोड़ी स्ट्रांग हुई है। 40% से ज्यादा वोट ही वो यहाँ पर लाती रही हैं। यहाँ पर गुरुचरण नायक जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे, वो शुरू में थोड़े नाराज हुए थे, लेकिन फिर उनको मना लिया गया है और काफी कम गया। जी हाँ, और यहाँ पर आजसू से टिकट नहीं मिलने पर ना दिलबर खारखा हैं, वो जेएलकेएम के टिकट पर लड़ रहे हैं। अब वो कितना डैमेज करते हैं ये देखने वाली बात होगी। किसे डैमेज करते हैं ये भी अगर ये डैमेज करेंगे तो आजसू प्रत्याशी को ही करेंगे, और ये भी चूंकि पहले आजसू में ही थे, तो ये डैमेज करेंगे तो दिनेश चंद्र बोईपाई को ही डैमेज करेंगे। और हालांकि दिनेश चंद्र बोईपाई भी पूरे दिल से ये चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय पार्टी अलग थी, SUC ICC वो थी, और तब वो 1% वोट भी नहीं लेकर आ पाए थे। लेकिन चूंकि जब पार्टी है, अब आजसू है, साथ में बीजेपी है, तो एक कोल्हान की हर सीट इस तरह महत्वपूर्ण दिख रही है। घाटशिला के बारे में बात कर लेते हैं। घाटशिला में अब बाबूलाल सोरेन है, अब चंपई सोरेन के बेटे, और प्रभाव से चंपई सोरेन के प्रभाव से सीट में इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मुकाबला यहाँ पर क्या दिख रहा है, और वोटिंग परसेंटेज क्या लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा है तो बाबूलाल सोरेन को मौका देगी यहाँ की जनता? देखिए, घाटशिला में अगर आप पिछली बार भी देखिएगा तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। पिछली बार भी 6,724 वोट से ही रामदास सोरेन जीते थे, और लखन चंद्र मार्डी दूसरी पोजीशन पर थे और उनको 33.41% वोट आया था, और आजसू को 18.77% वोट आया था। अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए तब तो बहुत आसान दिखता है, लेकिन ये याद रखना होगा कि तब आजसू से प्रदीप बालमुचु लड़े थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और यहाँ से कई चुनाव जीत चुके हैं प्रदीप बालमुचु, और घाटशिला एक्चुअली उन्हीं की सीट थी, और उन्हीं से ये निकलकर जो है अब जेएमएम के पास ये सीट चली गई है। और इस बार बड़ी चर्चा थी कि वो शायद तोरपा से टिकट चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब अगर देखिए, अगर सिंपल बीजेपी और आजसू का वोट जुड़ जाए तब तो काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा पूरा होगा नहीं, ये भी मानकर चलिए, क्योंकि वो जो 32,000 वोट प्रदीप बालमुचु ने लाए थे उसमें बहुत सारा वोट जो है उनका अपना होगा, इसमें आप ये मानकर चलिए। लेकिन फिर भी फाइट यहाँ पर क्लोज दिखेगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से लीड मिली है, लेकिन वो लीड भी बहुत छोटी है, 795 वोटों की। तो इसका मतलब है कि यहाँ बहुत नेक टू नेक फाइट है। अब इस नेक टू नेक फाइट में चंपई सोरेन का जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो कितना असर डालता है, उस पे घाटशिला की सीट का परिणाम निर्भर करेगा। यही है कि इसी शर्त पे वो भाजपा में शामिल भी हुए थे कि उनके बेटे के लिए भी एक सीट रखा जाए। पोर्ट का भी हॉट सीट है, मनीष जी पूछे। हॉट सीट है, यहाँ पर बात की जाए रंजन, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पोटका सीट की अब बात कीजिए तो पिछली बार 69.2% वोट था, और इस बार जो हम लोगों तक अब तक सूचना पहुंची है वो 72.29 है। मतलब 3% का जंप तो अभी ही है, 2% और बढ़ा तो ये 5% के आसपास चला जाएगा। तो अब ये जो बढ़त है वो किस वजह से है? क्या मीरा मुंडा के आने की वजह से है? देखिए, अर्जुन मुंडा ने लगातार कैंप किया और कहीं और नजर नहीं आके पोटका पे ही पूरा फोकस रहा है। मनीष जी क्या कहेंगे यहाँ पर इस सीट पर उनकी मेहनत रंग लाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे अर्जुन मुंडा चूंकि लोकसभा सीट अपने हार चुके
चुके थे, तो उसके बाद अब उनकी अपनी ज़मीन बचाने के लिए ये बहुत करो मरो वाली जो कह सकते हैं ये चीज़ था। क्योंकि देखिएगा, जब प्रचार में दूसरे राज्यों के सीएम को जब भाजपा ने उतारा यहाँ पे, या फिर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से आउटसोर्स कर दिया यहाँ के चुनाव को दूसरे राज्य के सीएम को लेकर के, तब ये बातें विपक्ष ने उठाई कि भाई यहाँ पे भाजपा के पास आदिवासी चेहरा नहीं है, नेता नहीं है। तो ऐसे में अब मीरा मुंडा को आगे ला करके और ये चुनाव जीतना इनके लिए अर्जुन मुंडा के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और चूँकि वो माने जाते हैं, नेता भी रहे हैं, जमशेदपुर से उनका रहा है, पहले से वो सीएम भी रहे हैं, तो एक बड़ा चेहरा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जगह भी दी कैबिनेट में बड़ी सी तरह से, तो निश्चित तौर पर अब हमें कह सकते हैं कि एड़ी चोटी सब लोग लगाए होंगे ताकि ये उनकी जीत हो। अब चलिए, तो देखना होगा चंपई सोरेन का क्या किया। कोल्हान पर तो नजरें सबकी टिकी हुई हैं। चंपई सोरेन की प्रतीक्षा विशाख पर लगी हुई। कोल्हान में कितनी सीटें वो बीजेपी खाते में डाल सकते हैं। अब आगे बढ़े रंजन जी, वैसे मनोहरपुर हो गया, मजगांव को क्यों छोड़े। मजगांव भी देखिए जेएमएम की बड़ी ट्रेडिशनल सीट है। नीरल पूर्ति यहाँ पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस सीट पर पिछले 5 चुनाव की अगर आप बात करें तो नीरल पूर्ति और बड़कुंवर गगरई के बीच बहुत क्लोज फाइट देखने को मिलती है। 3 बार नीरल पूर्ति जीते हैं तो 2 बार बड़कुंवर गगरई भी जीते हैं, लेकिन वो 2009 और 2000 में जीते थे। तो अब देखना है कि नीरल पूर्ति जो है फिर से एक जीत अर्जित यहाँ पर करते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार उनका जो मत प्रतिशत था वो 50% से ज़्यादा था, लगभग 51.5% के आसपास जो है उनका मत प्रतिशत था। और पिछली बार जो भूपेंद्र पिंगुआ हैं वो बीजेपी से लड़े थे और बड़कुंवर गगरई जो हैं भारत आज़ाद सेना पार्टी से एक लड़ गए थे, तो वो भी वोट ले आए थे। ये भी तो पूरी तरह से वोटों का बंटवारा हो गया था, बिल्कुल एक तरफा जीत थी वहाँ पर नीरल पूर्ति की। 47,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीते थे। फिर भी अभी भी ये सीट जो है जेएमएम के आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एज देता हुआ दिखता है। और एक सीट आपको बच जाती है, वो खरसावां की सीट है, और वो सीट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो सीट को मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ क्योंकि वहाँ दशरथ गगरई के खिलाफ सोनाराम बेदरा जो है वो चुनावी मैदान में है। और सोनाराम बेदरा जो है वो चंपई सोरेन के बहुत करीबी हैं, और कहा जा रहा है कि सोनाराम बेदरा को चंपई सोरेन के कहने पर ही ये टिकट जो है मिला है। वो जेप अध्यक्ष भी रहे हैं सोनाराम बेदरा। और अगर गणेश महले आज चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सोनाराम बेदरा की वजह से ही लड़ रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। इसलिए मैं इस सीट की चर्चा करना चाहता था, क्योंकि जो गणेश महली है वो जब सरायकेला में हो गया कि चंपई सोरेन लड़ेंगे तो उन्होंने जो है खरसावां की सीट मांग ली थी कि आप खरसावां के लिए अप्लाई किया था कि मुझे वहां से टिकट दे दीजिए, लेकिन वहां पर सोनाराम बेदरा को टिकट मिला और जो है फिर गणेश महली जेएमएम में शामिल हुए और चंपई सोरेन के खिलाफ आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर आप ये देखिए तो इसलिए इस लिहाज से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार से दशरथ गगराई जो हैं यहाँ पर विधायक हैं, तो अब इस 2 बार का कितना एंटी इनकम्बेंसी उनके पास है ये देखना होगा। और सोनाराम बेदरा चूंकि जीप अध्यक्ष रहे हैं तो एक उनकी भी जो है लोगों पर पकड़ होगी, ये स्वाभाविक है। प्लस चंपई सोरेन का इफेक्ट होगा। और यहाँ पर जेएलकेएम के प्रत्याशी पांडुराम हिब्रू भी अच्छा कर रहे हैं। अब वो कितना इस चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं उस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करने वाला है। और जब दशरथ गगरई की बात की है तो चक्रधरपुर की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चक्रधरपुर में जो है दशरथ गगरई के भाई जो हैं वो जेएमएम के बागी बन गए हैं और वो जेएमएम के बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप उनको देखें तो वो वहाँ पर विजय सिंह गिलुआ, माफ कीजिए विजय सिंह गगराई, वो दशरथ गगराई के भाई हैं और वो यहाँ पर त्रिकोण बना रहे हैं और सुखराम उरांव के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अगर विजय सिंह गगराई ने अच्छे वोट ले आए और चूंकि उनको वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट है, तो अगर वो सपोर्ट उनके वोटों में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर सुखराम उरांव के लिए जो है परेशानी बढ़ने वाली है और वहाँ पर फिर जो है शशि भूषण समद के लिए काम आसान हो जाएगा। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट